स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वामिदेव सवितर्पितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। गुरुकुल प्रारंभ हुआ 11 सितंबर वो दिन था जब हमने एक छोटी सी कुटिया में माता पिता के दिए गए संस्कारों के आधार पर माता के ही कुछ दिए गए अंश धन रूपी अंश से इस गुरुकुल का प्रारंभ बहुत ही कमजोर संसाधन में हुआ था। और तत्कालिक सोच के बारे में अगर आप पूछते हैं तो उस समय कोई बहुत बड़ा उद्देश्य या बहुत बड़े किसी विजन को लेकर ये गुरुकुल स्थापित हुआ था, ऐसा नहीं है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा राजस्थान में हुई थी। माता पिताजी का सानिध्य बहुत नजदीक से मिला। मेरे माताजी और पिताजी दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव हम सभी भाई बहनों के जीवन पर बड़ा ही नजदीक से पड़ा। और उस धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ने का कारण ये था कि हम जब छोटे थे तब हमें हमारी माताजी ने श्रवण कुमार, ध्रुव, प्रहलाद, लवकुश, प्रद्युमन ऐसे तमाम वीर बालकों को कहानी के रूप में हम सभी को अध्ययन करवा दिया था। और उन सभी कहानियों का, उन वीर बालकों का, उन सभी शब्द से प्रेरित कहानियों का व्यक्तित्व पर बड़ा गहरा असर था। और उसके प्रतिफल के रूप में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं 9th में पढ़ता था, मुझे खूब याद है कि उन दिनों अपनी क्लास से जस्ट छोटे बच्चों को मैं पढ़ाया करता था। यानी पढ़ाने की एक बहुत हॉबी सी थी, बड़ा आनंद आता था अपने से छोटे बच्चों को कुछ बताना, उनको कुछ पढ़ाना। तो इस नाते जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तब मेरा पीजी क्लियर नहीं हुआ था सन 2000 में। उसी समय मेरे मन में ये भाव चला, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सन 2000 में कैसी थी, इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगा कि हम कुछ बच्चों को लेकर पढ़ा सकते हैं क्या। और मैंने गांव के उन शिक्षा से वंचित बच्चों को, गरीब बच्चों को इकट्ठा किया और उन बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। और बस पढ़ाने की अपनी तेज प्रवृत्ति के कारण एक विद्यालय खराब होता चला गया। बाद के दिनों में पेरेंट्स का एक विश्वास जागृत होने लगा। मेरा कुछ अध्ययन अध्यापन अपने भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की होने लगी। कई संतों से, कई विद्वानों से परामर्श लेने का अवसर मिला, उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। भारत के कई महान विभूतियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और गुरुकुलों को घूमने का अवसर मिला। तब जाके भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में ज्ञान हुआ, क्योंकि तब तक की जो शिक्षा थी वो मैकाले द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा हुई थी। तो बस लग रहा था कि बच्चे पढ़ाई में तेज हों, बच्चे अच्छा से अच्छा अंक लाएं, शिक्षा का यही उद्देश्य है। लेकिन जब विद्वानों के साथ मिलना हुआ तब जाके पता चला कि नहीं, शिक्षा तो बहुआयामी चीज है। ये केवल नौकरी प्राप्त करना या अच्छे अंक लाना भर मात्र इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य तो मनोरंजन है, इसका उद्देश्य तो संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण से संबंधित है। और फिर ये कारवा बढ़ता चला गया धीरे धीरे। और सन 2010 के बाद मैंने गुरुकुल नाम रखा, इसका पहले ज्ञानज्योति पब्लिक स्कूल नाम हुआ करता था। और सन 2010 के आसपास से गुरुकुल का वो दौर प्रारंभ हुआ जहां जाकर हमने वैदिक शिक्षा का समायोजन अपनी शिक्षा में करके भारतीय संस्कृति और भारतीय गौरवशाली इतिहास से अपनी शिक्षा को जोड़कर
बच्चों के अंदर संस्कार आ सके, इसके लिए हमने कार्य करना प्रारंभ किया। सन 2000 में जब विद्यालय प्रारंभ हुआ, तब से ये विद्यालय जो वर्तमान में शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा या समाज जिस शिक्षा व्यवस्था को स्वीकार कर गया आजादी के बाद या आजादी से 1830 के आसपास से, उसी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाई चल रही थी ज्ञानज्योति पब्लिक स्कूल। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न चलता कि क्या यह शिक्षा जिसमें हम अलग अलग अन्य विषयों का अध्ययन बच्चों को करवा रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा अंक भी ला रहे हैं, लेकिन उस अंक लाने के बाद का क्या, एक नौकरी प्राप्त कर लेना, क्या शिक्षा का उद्देश्य इतना तमाम रहेगा? ये प्रश्न अंदर से हमेशा होता है। इस प्रश्न के लिए असूचित उत्तर के खोज में मैं हमेशा लगा रहा और इसलिए भारत के कई विद्वान मनीषियों से, कई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर से, कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर से, या भारत के दर्शन मनीषी चिंतक जो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चिंतन करके भारत को एक नया आयाम देने के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, वैसे उनसे मिला हुआ। और तब जाके ये प्रश्न जब उनके सामने मैंने रखा तो इसका प्रत्युत्तर देके आया कि नहीं, जब तक भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को प्रतिपादित नहीं किया जाए, जब तक बच्चों के अंदर मनोभाव के भाव को लेकर शिक्षा व्यवस्था को नहीं स्थापित कर पाए, बच्चों के संपूर्ण ज्ञान व्यक्तित्व के निर्माण से संबंधित शिक्षा व्यवस्था हम जब तक लागू नहीं कर पाए, तब तक इन शिक्षा व्यवस्था का जो नौकरी प्राप्त करने के लिए केवल शिक्षा व्यवस्था है, इससे न बच्चे का कल्याण होने वाला है, न ही समाज का, न ही राष्ट्र का कल्याण। तो अपनी संस्कृति से और अपनी वैदिक चीजों से, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर सन 2010 के बाद मैंने ज्ञानज्योति पब्लिक स्कूल से नाम बदलकर ज्ञानज्योति गुरुकुलम विद्यालय का नाम रखा और इस गुरुकुलम के माध्यम से अपने भारतीय ज्ञान परंपराओं के आधार पर भारत की संस्कृति के जड़ों से पोषित शिक्षा व्यवस्था, हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ हमारे बच्चों के अंदर कैसे आगे, हमारे बच्चे पंच महायज्ञ कैसे सीखे, हमारे बच्चे प्रतिदिन यज्ञ जो ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ है, हमारे बच्चे अपने भारतीय संस्कृति के आधार पर संस्कारवान कैसे बने। इस चिंता के आधार पर जब बच्चों को हमने शिक्षित करने का कार्य प्रारंभ किया तो बच्चे बहुत अच्छा अंक भी लाना प्रारंभ किए और बच्चों के अंदर संस्कार के स्तर पर जो बदलाव दिखा वो अचंभित करने वाला था, वो वास्तव में उत्साहित करने वाला था, वो प्रेरित करने वाला था। और तब से लेकर ज्ञानज्योति गुरुकुलम इस मिशन को लगातार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है कि हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के स्तर पर खूब सीखे, अंग्रेजी को बोले। वर्तमान कालखंड में अंग्रेजी भी प्रासंगिक है और बच्चों को सीखना चाहिए। बच्चे कंप्यूटर के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में खूब विद्वान बने, बच्चे साइंस के क्षेत्र में अच्छा कर प्रायोगिक दृष्टि से बच्चे डेवलप हों और साइंस में विभिन्न तरह के शोध अनुसंधान को विकसित करें, आधुनिक सभी विषयों का अध्ययन ठीक बच्चे करें और अच्छा अंक लाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी वैदिक संस्कृति की सभी चीजें, यहाँ दया, करुणा, परोपकार, सहयोग, मानवता और इंसानियत के वो सारे भाव, माता पिता के प्रति देवत्व का भाव, अपने समाज के प्रति पूर्ण निष्ठा, अपने पर्यावरण के प्रति संवेदना, अपने देश को देश समझना, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ अपने जीवन को जीना, इन विषयों का भी हमने समानांतर रूप से आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों की क्लास में प्रयोग किया। सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से, गीता के माध्यम से, रामायण महाभारत जैसी कहानियों के माध्यम से, वेद की पूजाओं के माध्यम से हमने बच्चों में संस्कार देने का प्रयत्न किया और उसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है कि ज्ञानज्योति गुरुकुलम से पास आउट होने वाले बच्चे 97, 95, 98 ऐसा मार्क्स तो ला ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक राष्ट्र प्रेमी
आज बड़े बड़े या जो कि गुरुकुलम से पढ़े लिखे बच्चे वो निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए कल्याणकारी साबित हो रहे हैं। जिस भी पद पर बैठे हैं उस पद के साथ न्याय कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और हमारा राष्ट्र उन्नत कैसे हो, हमारा समाज उन्नत कैसे हो, हमारा परिवार कैसे सुसंगठित बने, हमारी भारतीय ज्ञान परंपराओं के आधार पर कैसे हो सके जीवन का निर्माण हो, इसके लिए रात दिन चिंतन करते हैं। ये प्रतिफल के रूप में हमें मिल चुका है। ये बड़ा यूनिक प्रश्न है आपका कि वर्तमान समय में बच्चों के निर्माण में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। देखिए, जब तक विद्यालय, शिक्षक, समाज और माता पिता परिवार ये संयुक्त रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारी भावी पीढ़ी का निर्माण इसमें से कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह अपने दायित्व से भाग नहीं सकता। इन सभी लोगों का कि हम बच्चों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इसमें इन सारी कड़ियों में जितना शिक्षक महत्वपूर्ण है, जितना विद्यालय महत्वपूर्ण है, उतना ही समाज, परिवार और माता पिता की भूमिका पर अगर चर्चा करें तो माता पिता को उचित तरीके का ज्ञान होगा। आज परिस्थितियां ये हो गई है कि हमारे घरों के खान पान बिगड़ गए, हमारे बच्चों के खान पान बिगड़ गए। क्या इसमें माता पिता जिम्मेवार नहीं? हम बच्चे को अगर भूले भाले छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों को अंडा, फास्ट फूड के नाम पर पिज्जा, बर्गर, एग रोल, चाउमीन, पास्ता, न जाने इन तरह की कितने वैसे चीज, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर न जाने कोका-कोला, पेप्सी, इस तरह के गंदे और गंदे चीजों का परिवेश न केवल हमारे परिवारों में कर गया है, बल्कि हमारे बच्चे का लाइफ इन सभी चीजों के उपयोग होने लगा। ये हमारे बच्चों को परिमार्जन करने में, हमारे बच्चों को विकास कराने में बहुत ही बड़ी माता पिता को इन चीजों पर चिंता होती है। आज गैजेट्स आ गए हैं हमारे, बिना मोबाइल के कोई माता पिता। ऐसी परिस्थिति में हम ये नहीं कहते कि टेक्नोलॉजी से हमारे बच्चे को, तकनीक से हमारे बच्चे को नहीं रख सकते। हमें कंप्यूटर बच्चों को देना पड़ेगा, हमें नेट देना पड़ेगा, हमें लैपटॉप देना पड़ेगा, हमें मोबाइल देना पड़ेगा उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए। लेकिन माता पिता को सावधानी इसमें बरतना पड़ेगा कि हम बच्चे को किस उम्र में क्या देना चाहिए, और जब तक उस गैजेट्स का ठीक उपयोग हमारे बच्चे सीख नहीं लेते हैं, उसका सही और गलत में भेद करना अगर बच्चे हमारे सीख नहीं लेते हैं, तब तक हम बच्चों के हाथ में थमा देंगे। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में माताएं मोबाइल पकड़ा देती हैं, इंगेज करने की दृष्टि से पकड़ा देती है। आज 12 साल 13 साल के बच्चों को मोबाइल दे देती है, पढ़ाई के नाम पर दे देती है, या बच्चों के जिद के नाम पर दे देती है। वो बच्चे गेम खेलते 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 न जाने मोबाइल का उपयोग करने लगते हैं, और कैसे उनका ब्रह्मचारी जीवन कैसे नष्ट हो जाता है, इससे समाज छुपा हुआ नहीं है। माता पिता भी अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। जब उनको सही उपयोग तकनीकों का सिखाना चाहिए, जब सही समय पर बच्चे के हाथ में मोबाइल देना चाहिए, सही समय पर बच्चे को लैपटॉप देना चाहिए, या सही उपयोग अपने सामने समय देकर करवाना चाहिए, वहां पर चूक जाते हैं। और इन सारी चीजों का गलत खान-पान, गलत गैजेट्स या समाज की जो विषय व्याप्त है, उन विषयों के माध्यम से बच्चों के अंदर गलत प्रवाह आ रहा है। इस प्रवाह के लिए माता पिता को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और माता पिता को हर परिस्थिति में हम अपने बच्चों को इन चीजों से कैसे बचा पाए, इसके लिए चिंतन मनन करके और उनसे दूरी बना के खान-पान को ठीक रखना पड़ेगा। ये सारी निगेटिव चीजें, और इन सारी निगेटिव चीजों के बीच में बच्चे को अच्छा बनाना है। ऐसी स्थिति में माता पिता का कर्तव्य पहले से नहीं इतना ज्यादा बढ़ जाता है, शिक्षकों का भी कर्तव्य पहले से नहीं इतना ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, माता पिता कभी अपने बच्चों को रॉन्ग नहीं बनाते। अनजाने में बच्चे न जाने किन अभिनेता, किन अभिनेत्रियों को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, और उसके रास्ते पर चलते चलते बच्चे भटक जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे बच्चे किसको अपना रोल मॉडल? माता पिता को इस विषय पर भी चिंतन करना चाहिए कि कभी हमने श्रवण कुमार की कहानी अपने बच्चे को सिखाया है, कभी हमने अपनी बेटी को पद्मिनी की कहानी सुनाई है, कभी हमने सावित्री, मैत्री, गार्गी की कहानी अपने बच्चे को बताया है।
हमने कभी जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह बेटों को पढ़ाया? हमने कभी ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु और लक्ष्मण को अपने बच्चों को बताया? अगर नहीं बताया इन सभी चीजों को, तो हमारे बच्चे आज के बनेंगे और अज्ञानी अभिनेता और अभिनेत्रियों को अपना रोल मॉडल बच्चे बना दे रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रहे हैं? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? हमने रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ, हमने महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ, हमने गीता जैसे ग्रंथ, हमने अपने वेदों को, अपने वेदांतों को, अपने उपनिषदों को, अपने ब्राह्मण ग्रंथों को, इन सभी चीजों को केवल कपड़ों में बांधकर और दिखाने का नहीं चलेगा। अभिभावकों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेवारी लेकर रोल मॉडल स्थापित करना पड़ेगा अपने जीवन में। और हमारे बच्चे का रोल होना चाहिए, हमारे बच्चे का रोल महाराणा प्रताप होने चाहिए, छत्रपति शिवाजी होने चाहिए, गुरु गोविंद सिंह होने चाहिए, महर्षि दयानंद होने चाहिए, स्वामी विवेकानंद होने चाहिए। हमारे बच्चे आज हमारे बच्चे अज्ञानी, जिनको खुद पता नहीं है कि किसका प्रचार करना चाहिए, बच्चों का निर्माण कैसे करना चाहिए, बच्चों के साथ रहना कैसे चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय शास्त्रों के प्रति बिल्कुल अज्ञानी जो लोग हैं, उन लोग अपने हमारे बच्चे के रोल मॉडल बन रहे हैं। ऐसी सारी परिस्थितियों में माता पिता के लिए बहुत आवश्यक है कि माता पिता अवेयर हो और खान-पान से लेकर बच्चे के जीवन में रोल मॉडल से लेकर और बच्चे के हाथ में गैजेट्स कब, किस उम्र में और कितने समय के लिए कैसे देना चाहिए, इसके प्रति सजगता के साथ कार्य करेंगे, तब जाके बच्चों का निर्माण पाएगा। ये कर्तव्य केवल माता पिता का नहीं है, इसके लिए परिवार और समाज को भी चिंता करना चाहिए। और शिक्षक और विद्यालयों की जिम्मेवारी है, वो विद्यालय और शिक्षक ने अपनी जिम्मेवारी को तय करना चाहिए और तय करके बच्चों के परिष्कार में सब लोग अपनी भूमिका निभाएगा। तब हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर बढ़ेगी और तब इस राष्ट्र का कल्याण होगा। बिल्कुल वर्तमान समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। ज्ञान ज्योति गुरुकुलम का एक ऐसा प्रकल्प मां मीना पालियम कन्या छात्रावास के रूप में, जहां हम बेटियों के लिए चिंता करते हैं कि हमारी बेटियां कैसे परिष्कृत हो पाए, उनका व्यक्तित्व कैसे एक सुदृढ़ व्यक्तित्व हो पाए और भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपराओं के आधार पर हो पाए। हमने अपने इतिहास का जब अध्ययन किया तो हमने ये चीज देखा कि मां जीजाबाई थी तब जाके छत्रपति शिवाजी बने, मां कौशल्या थी तब भगवान राम बने, मां यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को परिष्कृत किया, मां यशोदा थी तब भगवान श्री कृष्ण हुए, बलराम हुए। तो हम जब अपनी माताओं को अध्ययन करते हैं, अपनी विदुषियों को अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे जो विद्वानों की एक लंबी श्रृंखला, त्यागियों की लंबी श्रृंखला भारतीय ज्ञान परंपरा में, या बलिदानियों की लंबी श्रृंखला, छोटे छोटे बच्चे 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे इस मातृभूमि पर बलिदान हो गए। तो ये सभी जो ज्ञान परंपरा जो विकसित हुए वो कहां से हुए? तो हम देखते हैं कि ये माताओं से। हमारी माता कितनी त्यागी। धाय कन्ना को याद करिए, धाय कन्ना ने इस भारत के अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन को कुर्बानी दे दी, लेकिन राणा महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचा लिया। ऐसी हमारी माताओं की एक ज्ञान परंपरा हमारी रही है। सावित्री, मैत्री, गार्गी, दुर्गा, इन सभी की एक लंबी श्रृंखला हमारे देश में रही है और माताओं की विदुषी और वीरांगना होने का प्रतिफल रहा कि हमारे वीरों की एक लंबी श्रृंखला, त्यागियों की लंबी श्रृंखला, बलिदानियों की लंबी श्रृंखला इस देश में। ऐसी परिस्थिति में जब भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे ये सिखाता है, ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में अपनी बेटियों को परिष्कृत करने का बहुत ही आवश्यकता आन पड़ी है। माता पिता को भी सजग होना चाहिए इस पर। और ज्ञान ज्योति गुरुकुलम ने यह प्रकल्प खोल के अपनी बेटी को हम कैसे वीरांगना बनाएं, उनके सतत्व की रक्षा हम कैसे करें, वो कैसे आने वाली संततियों को जन्म देकर इस भारत के लिए खड़ा करें, वो कैसे विदुषी होकर इस राष्ट्र की रक्षा कर पाए। अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर अपनी संस्कृति की पुनर्स्थापना में हमारी बेटियों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इन सारे विषयों पर जब चिंतन चलता है मनीषियों का, तो ये विषय और उत्तर सामने आता है कि जब तक बेटियों का परिष्करण हम ठीक से नहीं करेंगे और अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर नहीं करेंगे, तब तक इस राष्ट्र का कल्याण नहीं होने वाला। अतः ज्ञान ज्योति गुरुकुलम
मां मीना पालयम कन्या छात्रावास के माध्यम से अपने बेटियों के संस्कारों का परिष्करण करके उनके विदुषी बनाने का जो एक श्रृंखला, एक क्रम जो चला रहा है, ये क्रम आने वाले समय में बड़ा ही प्रासंगिक साबित होने वाला है और इस राष्ट्र के लिए कल्याणकारी साबित होने वाला है।